नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। 25,275 का हाई देखने को मिला और उसके बाद से 25,151 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला। हालांकि वहां से देखें तो करीब करीब 30 अंकों की रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। 14 अंकों की गिरावट लेकिन अभी भी बनी हुई है। 25,184 का स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटे मझोले शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग है, उसके चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बुल्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1726 शेयरों में तेजी, 838 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। किस तरह की रणनीति बनाई जाए बाजार में जब बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल रहा हो, इस पर बातचीत करने के लिए आज के खास मेहमान हमारे साथ शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। खबरों वाले शेयरों में भी बातचीत हम करेंगे, बजिंग स्टॉक के अंदर, और आईपीओ बाजार की हलचल वहाँ के आईपीओ में जानेंगे और चुन चुन के आखिर में सेगमेंट तो होगा ही। सबसे पहले तो शरद जी का स्वागत करते हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। और नीले कलर की सदरी जो है वो आपके ऊपर काफ़ी फब रही है। ये बाजार का जो हल्का लाल निशान है वो आपने अपनी जेब में लगा रखा है, वजह क्या मान रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से जो फिसल रहा है बाजार? नहीं फिसलेगा विपुल जी, बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए साहब, अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बेस निफ्टी के अंदर बन गया है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आ, आ, आज एक्सपायरी के दिन 25,065, 25,085 ऊपर, 25,280, 333 का वैसे भी पिछले 3 दिन का एक रेजिस्टेंस है। 25,300 के पास कॉल राइटर का बेस है। मुझे लगता है बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी क्योंकि 25,065, 85 के पास पी राइटर का बेहतरीन बेस है। जी धीरे धीरे 25,488, 550 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। 25,300 का आपका मुझे लगता है कॉल ऑप्शन बिल्कुल आप खरीदिए सर। और ये आपको अभी 313 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू करे, ये आपको करीब 374 पहला 25% और ऊपर 456 का टारगेट देगा। पिछली बार विपुल जी मैंने आपको एक कॉल दिया था, उसमें 80% का रिटर्न गिरा था। निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन लास्ट शो में डिस्कशन हुआ था। जी सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो सर ये वीक जो 11 सितंबर वाला है, ये 51,020, 51,090 नीचे, ऊपर 51,870, 960, ये जो 940 पॉइंट का जोन है 1.85%, इसी जोन में ट्रेडिंग होगी क्योंकि ये 51,400, 500 के कॉल पुट राइटर का बेस है। आज देखिए 51,240, 290 का बेस बना हुआ है। आप अगर ये ट्रेड कोई लेना चाहे तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि 51,500 का कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन बिल्कुल खरीदिए साहब। 715 का स्टॉप लॉस रखिए। धीरे धीरे आपको 894, 15% ऊपर, और 1,037 करीब 34% ऊपर आपको पोजिशनिंग देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए सर। बाय ऑन डिप्स का व्यू लिख रखिए यहाँ पर। और बैंक निफ्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दर्शक परेशान रहते हैं, तो उनके लिए आपको बता दें कि यहाँ पर 51,500 की कॉल जो है आपको लेनी है। यहाँ पर जो है 894, 1,040 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। एक 710 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अभी इस कॉल की जो भाव देखने को मिल रहा है करीब 767 रुपये के आसपास है। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी को लेकर के रणनीति आप अपना करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता बाजार को लेकर के नहीं है, ऐसा मानना है शरद जी का। और बड़ी संख्या में शरद जी आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो फैंस हैं, वो सवालों की झड़ी यहाँ पर लगाए हुए हैं दर्शकों की, जो हमारे दर्शक हैं। शुरुआत करते हैं शर्मी जोशी जी के साथ। शर्मी जोशी जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून शर्मी जी। कह रही हैं कि शरद सर इज़ माय फेवरेट, उनकी कॉल बहुत सही जा रही है। और कह रही हैं कि सर GNRL में उन्होंने जो है पैसे लगाए हुए हैं, 1500 शेयर इनके पास हैं, 29 रुपये 50 पैसे की बाइंग है, 8 महीने से होल्ड किया हुआ है, काफ़ी लॉस हुआ है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, होल्ड करें या फिर अभी जो है निकल जाना चाहिए। तो अभी GNRL यानी कि गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज के भाव के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 29 पे लिया है, आज 18-19% ऊपर है। और ये सर 19 रुपये 65 पैसे पे चल रही है का चल रहा है शेयर। 10 रुपये पर शेयर के नुकसान पर है, जबकि 20% के आसपास की तेज़ी अब यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, क्या सलाह रहेगी आपकी? हालांकि पिछले 1 महीने में चला है अच्छा शेयर, 39% के आसपास की तेज़ी रही है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर के भाव पर लेकर के फंस गई हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने कब ख़रीदा था, और ये इन्होंने बिल्कुल पीक पर जा कर के लिया है। इसका मुझे लगता है ये 7 फरवरी 2024 को 29.68 का हाई लगाया है, उसी के इर्द गिर्द इन्होंने लिया हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? जी तो देखिए मैम, बिल्कुल होल्ड कीजिए, एकदम घबराइए नहीं। ये धीरे धीरे आपको 21 रुपए के आसपास पहले तो दिखाई देगा, फिर पोजिशनली आपको धीरे धीरे 28 रुपए के भाव तक जाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल आप
अगर थोड़ा सा एवरेज भी करना चाहे तो चले करें। मोमेंटम इंडिकेटर्स मुझे लगता है इसके बिल्कुल फेवर में है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड कीजिए साहब। होल्ड करने की सलाह है मैम। अभी अब ठीक है, अब 8 महीने से आप होल्ड करके चल रही हैं, अभी होल्ड कीजिए, आपका भाव आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, तो घबराइए नहीं शर्मी जी आप। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हमारे साथ गायकवाड़ जी हैं, और ये NS गायकवाड़ जी हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर आपको भी। और कह रहे हैं कि सर आई एम बिग फैन ऑफ शरद सर, ही इज़ द बेस्ट एनालिस्ट, आप हमेशा उनको बुलाते रहिए। तो मेरा सवाल ओसवाल सीट पे है, 500 शेयर 34 रुपये पर ले रखे हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो गायकवाड़ हों, शर्मी जी हों, सभी लोग सर आपके बड़े प्रशंसक हैं और आपको फॉलो करते हैं, जानना चाह रहे हैं ओसवाल सीट्स के बारे में। 34 पे लिए हैं, 33 का भाव है, आज 4.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पर सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कारण कि ये भी हो सकता है कि गिरते बाजार में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, एक महीने के अंदर 27-28% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी सर? 34 पे लिया हुआ इन्होंने। जी, तो देखिए ओसवाल सीट पे मैंने पहले भी शेयर किया था, 30 रुपए के भाव पे मैंने इस शेयर को पहले रिकमेंड किया था 40 रुपए के टारगेट के लिए। और अभी भी देखिए ये ट्रेडिंग बेट नहीं था। इसके अंदर आप देखिए तो इस कंपनी का सीड और लेग्जेटिव्स का बिजनेस है। सीड सेगमेंट में करीब 2 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ हमें फर्स्ट क्वार्टर में होता हुआ दिखा था। जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर में इस तरह के मार्जिन बिल्कुल बने रहेंगे। तो देखिए स्टॉक एक बड़े मूव के बाद, एक गैप अप ओपनिंग बड़े मूव के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, अभी भी क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के पास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। थोड़ा समय दीजिए, मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली। देखिए फिर ये 30 रुपए के भाव से दोबारा चलना शुरू किया है और अभी 33 रुपए के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है पोजिशनली 37 रुपए के ऊपर जैसे ही चलना शुरू करेगा तो 20% के ऊपर का टारगेट 46 रुपए का इसके अंदर खुल जाएगा साहब। तो देखिए बिल्कुल बने रहिए, 30 रुपए के आसपास कहीं आप अपना स्टॉप लॉस मुझे लगता है रख सकते हैं। जी, इस बीच विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी आई हुई है सर, और विवेक जी कह रहे हैं विपुल सर हर हर महादेव। आपके और मनी 9 के लिए एक इन्होंने टिप्पणी की है, कह रहे हैं अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भावुक कर देते हैं विवेक जी, आप लोग कैसे लिख लेते हैं इतना, मतलब जो है चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आप लोगों का प्रेम और जो शब्द हैं, भावनाएं हैं, वही हम लोगों को ऊर्जा देती हैं। जुपिटर वैगन पर इनका सवाल है सर, 699 के भाव पर लेकर के इन्होंने रखे हुए हैं, और ये वो शेयर हैं जो कि हाई लगाने के बाद से अब काफ़ी थोड़ा सा लंबा समय हो गया सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। 700 के आसपास की खरीद है, 550 के आसपास का भाव है, अभी 556 पे 150 रुपये पर शेयर का नुकसान। क्या करना चाहिए? और उसके बाद भी इतने पॉजिटिव हैं विवेक सक्सेना जी, आप क्या कुछ सलाह देंगे इनको? जी, तो देखिए अगर आप कंपनी को देखें तो कंपनी केपेक्स का बहुत अच्छा प्लान है। करीब अगर आप देखेंगे तो बीआईपीएल कैपेसिटी कंपनी ने करीब 28,000 व्हील सेट्स की फाइनेंशियल ईयर 25 में प्लान किया हुआ है। इसके अलावा एक एडवांस डिस्कशन चल रहा है फुली इंटीग्रेटेड फोर्जिंग लाइन के लिए फॉर व्हील्स एक्सेल्स इन इंडिया। तो देखिए बेहतरीन यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन आने वाले समय में दिखेगा। ये जरूर है कि लेटेस्ट टाइम में आप देखें पिछले कुछ समय में तो जो स्टॉक्स काफी चल गए थे वहां पर एक स्लगिशनेस है, क्योंकि सेक्टोरल इनफ्लो कैश का डिफरेंट सेक्टर्स में है, जिसमें एनबीएफसी, फार्मा, आईटी वगैरह में आपको कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है साहब। मुझे लगता है कि यह अपनी 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। आप एक बेस मानिए, 500 रुपए के आसपास इसका एक बेस है। बिल्कुल घबराइए नहीं, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जैसे ये स्टॉक कहीं 600 रुपए के, अभी 556 का भाव है, जैसे ये स्टॉक कहीं 600 रुपए की ट्रेक्टरी के ऊपर चलना शुरू करेगा, दोबारा अपना प्रीवियस हाई 735 ऊपर लेकर के जाएगा। फंडामेंटली कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छे थे, टाइम एंड अगेन मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय लग जाएगा, एक क्वार्टर और दीजिए सर, आप वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होगा स्टॉक। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, 1 तिमाही और दीजिए सर। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा, सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब है, बने रहिए आप, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। कल एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमने आपको वो पैसे भी भेजे थे मनी 9 को, और उसके बावजूद मेरा सवाल नहीं लिया गया।
तो उनका सवाल जो है हमने सोचा कि बिल्कुल आज डिस्कस कर लेते हैं। इनका सोना BLW के ऊपर सवाल है, और आप लोगों को भी कार्यक्रम के बारे में या फिर मनी 9 से जुड़े कुछ सजेशन देने हो तो ट्विटर आईडी या स्क्रीन पर आपके चल रही है विपुल S1206, इसके अलावा मनी 9 की ट्विटर आईडी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अपने सवाल अपनी टिप्पणियाँ भी भेज सकते हैं। हालांकि सही तरीका वो यूट्यूब और व्हाट्सअप तरीका जो है वो सबसे जेन्युइन तरीका है। लेकिन सर, सोना BLW के ऊपर उनका प्रश्न है, क्या करंट लेवल पे भी अभी बाय कर सकते हैं? हालांकि इसको हमने सोचा था कि बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करने के लिए, लेकिन चूंकि वो काफ़ी चिंतित परेशान है तो हमने सोचा कि पहले उनका सवाल ले लेते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सोना BLW को लेकर के फ्रेश बाइंग के लिए? बिल्कुल बने रहिए साहब। देखिए, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। रेवेन्यू अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो रेवेन्यू करीब डबल होता हुआ दिखा है, EBITDA भी लगभग डबल होता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीजें कंपनी को फायदा दे रही है। और लॉन्ग रन में आप देखिए, कंपनी अगर चार्टिकली भी देखें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर लंबे चार्ट पे स्टॉक के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल परेशान मत हो सर। ये जो अपना ऑल टाइम हाई है वो जोन है इसका समवेयर अराउंड 836, अभी 727 का भाव है। बिल्कुल मान के चलिए कुछ दिनों में आपको 836 के भाव पर भी दिखाई देगा। तो आपको 100 रुपए का मूव समवेयर अराउंड आप मान लीजिए कि 13 से 14% का मूव यहाँ पर पेंडिंग है। बिल्कुल बने रहिए कि स्टॉप लॉस 670 के ऊपर आप चाहें तो रख सकते हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने? जी, तो टारगेट देखिए मैंने बताया इसको, जो प्रीवियस हाई है वो 831 रुपए का है, तो 831 तक स्टॉक जाएगा। 727 का भाव है, मतलब 100 रुपए का मूव यहाँ पर सर पेंडिंग है। ठीक है, 100 रुपये का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है 670 का, वो आप अवश्य इसको लगा लें, क्योंकि बाजार में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस को बिल्कुल लगा करके रखें। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपको। इरफान साहब, चलिए इरफान साहब से संपर्क टूट गया। सवाल ले आइए जरा इनका स्क्रीन पर फटाफट। और इनका सवाल है टाटा स्टील को लेकर के। टाटा स्टील के ऊपर इनका प्रश्न है। 155 रुपये 50 पैसे पर इन्होंने खरीदे हुए हैं टाटा स्टील, और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। नज़रिया हमें नहीं पता है कि क्या इनका नज़रिया है टाटा स्टील को लेकर के, लेकिन 3-4 रुपये का नुकसान अभी यहाँ पर इनको हो रहा है। ज़्यादा नुकसान नहीं है। रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं इरफान साहब। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? मेटल में आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो दुनिया भर में एक धीमापन देखने को मिल रहा है, चाइना हो अमेरिका हो, उसका असर मेटल पे किस तरीके से आप देख रहे हैं, और टाटा स्टील पे आपकी राय क्या होगी? जी, तो देखिए, मेटल स्पेस में सिलेक्टिव काउंटर्स हैं, हिंडाल्को है और कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स है जहां अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। टाटा स्टील में पहले भी डिस्कशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है करीब 155 रुपए के भाव के आसपास। तो जब तक उसको नहीं ऊपर ऊपर की तरफ स्टॉक ब्रीच करता है, कन्विंसिंग मूव नहीं आएगा, नीचे की तरफ 142 145 पर अच्छा सपोर्ट है। तो देखिए सर, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा। 142 से 155 के बीच में स्टॉक वैसिलेट करेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे 155 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये दोबारा आपको 170 के ट्रैजेक्टरी में जाके दिखेगा। तो यहां पर आप मान के चलिए 15 रुपए, मतलब समवेयर अराउंड 10% का मूव आपको दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा पेन है। 142 155 झेल लीजिए सर, थोड़ा समय दे दीजिए। खेल लीजिए सर, थोड़ा समय दे दीजिए। और टाटा स्टील पे बात हुई है तो एक और मेटल पैक पे बात कर लेते हैं, और वो है सेल, जिस पर कि अविनाश शर्मा जी ने सवाल भेजा है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, सेल के 255 शेयर ले रखे हैं, 139 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, और ये एवरेज करना चाह रहे हैं। करें या फिर अभी रुक जाएं? तो अभी अगर सेल का भाव देखें तो 130 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन्होंने 139 पे ले रखे हैं। तो 8-9 रुपये का सर इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी टाटा स्टील जैसा की रणनीति रहेगी या कुछ अलग बदलाव करेंगे आप? जी, तो देखिए यहां पर आप एक भाव मैं आपको बता रहा हूं, उस भाव के ऊपर जाकर के आप एवरेज कीजिएगा। वो है सब अराउंड 140। अब 130 का भाव है, 3% का, मतलब 10 रुपए का मूव आप छोड़ दीजिए। जैसे 140 के ऊपर सेटल, आप नीचे नीचे एवरेज करने में समस्या क्या होती है, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि देखिए साहब, नीचे आप जब तक कन्विंसिंग मूव नहीं आए तब तक आप एवरेज मत कीजिए। आप नीचे स्टॉक गिरता जाएगा, आप एवरेज करते जाएंगे, आप ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो 137 के ऊपर जाए तब आप इसको एवरेज कीजिएगा। 130 का स्टॉप लॉस रखिएगा। धीरे धीरे आपको स्टॉक 155 की ट्रेजेक्टरी में भी जाता हुआ तब उस केस में दिखाई देगा जब 137 के ऊपर चलेगा। तो 137 के ऊपर एवरेज कीजिए। 155 के टारगेट के लिए 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक सर, तो ये बात यहाँ पर सेल पर निकल करके आती हुई। अगले दर्शक सारांश हैं, और सारांश कह रहे हैं कि सर लेजेंड हो आप दोनों, सर इस तरह के विशेषण, इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम और आप मिल करके और हमारे एक्सपर्ट मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा बना सकें। सारांश जी कह रहे हैं BML इन्होंने लिए हुए हैं सर, 37 शेयर इनके पास हैं।
5170 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। कल जो खबर आई थी उसके चलते यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज पूरे डिफेंस क्षेत्र में थोड़ा सा मुनाफा वसूली अब जो है हावी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनका जो अगली लाइन है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। कह रहे हैं सर बहुत लॉस हो रहा है, कोई बता दो क्या करना है, मेरे पैसे जो है वो लॉक हो चुके हैं और फीस देनी है कॉलेज की। सारांश जी, पहले तो ये कि घर के खर्चे, स्कूल की फ़ीस या फिर जो लोग विवाहित हैं वो घर का मतलब बच्चों के खर्चे, इन तमाम चीज़ों के पैसे जो है वो शेयर बाज़ार में मत लगाइए, और अगर लगाइए तो एक स्टॉप लॉस लगा करके रखिए कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा तो निकल जाएंगे। अब इतने नुकसान के बाद आप कह रहे हैं कि स्कूल की फ़ीस देनी है और दिक्कत हो रही है, ये सर सुन के अच्छा नहीं लगा। शेयर बाज़ार के अंदर कोई ऐसा कोई जादू का खजाना नहीं है कि आज हाथ डालेंगे और कल पैसे बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए धैर्य और सही चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? क्या करना, क्या सलाह देंगे आप इस तरह के हमारे दर्शकों को कि अब परेशान है कि स्कूल की फ़ीस जो है देनी है और पैसे नहीं है, लॉक हो गए हैं पैसे? जी। तो देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि ये समझ के रखिए, जब आप किसी को भी पैसे उधार देते हैं तो आप उस व्यक्ति को जानते हैं, समझते हैं, उसका घर जानते हैं कहाँ पर है, ऑफिस जानते हैं कहाँ पर है, तब आप उसको पैसा देते हैं। अदरवाइज आप उसको पैसा इन जनरल, इन पर्सनल लाइफ आप उसको पैसा नहीं देते हैं। तो सिमिलरली जिस स्टॉक को आप समझे नहीं, जाने नहीं, उस स्टॉक को पैसा मत दीजिए, अदरवाइज आपका पैसा स्टक हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू बीईएमएल, देखिए 3600 ये वो जोन है जिसके अंदर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लेगा चलने के लिए। जब 4300 के ऊपर चलना शुरू करेगा, उस स्थिति में दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा 5400 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रक्चर देखिए, कई बार मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने आप ही की शो में स्टॉक का फंडामेंटल भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। फंडामेंटली स्टॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो जहां पर मोमेंटम हो वहीं पर ध्यान रखिए। बेहतरीन ऑर्डर बुक है, 8500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है कंपनी की। और अगर ऑर्डर बुक का गाइडेंस भी देखें तो 20,000 से 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक का गाइडेंस है। तो ये सारी चीजें पर्कुलेट होती हैं, मार्जिन एक्सपैंड होते हैं। बट यहाँ पर क्या ऐसा स्टॉक भाव भगवान है। अभी 3600 से 4300 के बीच में स्टॉक है तो कंसोलिडेट हो रहा है। 4300 के ऊपर चलेगा तभी सर 5400 की तरफ जाएगा, तब तक आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा सर। जी सर, ठीक है सर, ये बात रही बीईएमएल की। और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगले दर्शक देव वाजपेयी जी हैं जिन्होंने प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, गुड आफ्टरनून टू शरद सर। कह रहे हैं कि शरद जी से मेरा सवाल ये है कि हुडको के ऊपर इनका सवाल है और अदानी पावर, दो प्रश्न इन्होंने भेजे हुए हैं। हुडको इन्होंने 303 पर लेकर लिया हुआ है 80 शेयर, और अदानी पावर के शेयर इन्होंने 722 पे लिए हुए हैं। इसके अलावा भी इरकॉन पे भी सवाल है, लेकिन अभी इन दो पे बातचीत कर लेते हैं। हुडको और अदानी पावर, इस पर इनका प्रश्न है। पहले जरा हुडको की स्थिति देख लेते हैं क्या देखने को मिल रही है। तो हुडको अभी चल रहा है 262 263 के आसपास, आज 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 303.40 पर इन्होंने लिए हुए हैं सर हुडको। क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे हुडको को लेकर के? नुकसान हो रहा है ठीक ठाक इनको, करीब करीब 42-43 रुपये का पर शेयर। जी, तो देखिए साहब, वाजपेयी साहब, ऐसा है कि हुडको पे आप देखिए बेहतरीन मूव पहले भी आया है। पिछले 2 साल में मार्केट कैप 8,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के आसपास का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक ने जबरदस्त मूव दिया है, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा रिट्रेसमेंट बनता है। स्टॉक अब अनफॉर्चुनेटली आप इसमें ट्रैप्ड है सर। 250 के आसपास तक स्टॉक गिरावट कर सकता है। 262 का भाव है, तो इसका बेस कहीं 250 रुपए के आसपास ही है। उसी जोन में आकर के स्टॉक को कंसोलिडेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है 270 के ऊपर चलेगा, तब इसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, या 250 के आसपास कहीं कंसोलिडेट हो जाए तब आप इसके अंदर बुलिशनेस मानिए। तो थोड़ी सी गिरावट अभी इसके अंदर और बाकी है, थोड़ा संयम रख लीजिए। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़े मूव के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 250 का एक क्रिटिकल प्राइस टारगेट है, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जहां तक अडानी पावर की बात रही, अडानी पावर में आप बनी रहिए सर। पिछले 1-2 वीक में एक बार कंसोलिडेट करने की स्टॉक ने कोशिश की है 620 रुपए के भाव से। तो जब तक 620 पे ना खिसके, फ्राइडे को देखिएगा, बस आप रोज मत देखिएगा, परेशान होंगे। 620 के नीचे चला जाए तो पोजीशन काट दीजिएगा। बड़ा मूव कब आएगा? जब ये 680 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 646 का भाव है, तो 680 से 620 के बीच में कंसोलिडेशन जोन है, लेकिन बेरिश नहीं है। मुझे लगता है कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक, ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है सर,
तो ये अदानी पावर के ऊपर फिलहाल सलाह निकल करके आती है और हुडको को लेकर के राय निकल करके आ रही है। अवनीश जी से बातचीत कर ले रहे हैं, अब मुजफ्फरपुर से हमारे साथ हैं। अवनीश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, शरद सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, शरद जी ने आपका नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। मुजफ्फरपुर से आप बोल रहे हैं, क्या करते हैं मुजफ्फरपुर में? मेरा बिजनेस है सर। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? अनाज का बिजनेस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि अनाज के कारोबार में आप हैं। और शेयर बाजार में कब से हैं और क्या प्रश्न है आपका? मैं पिछले 1 साल से हूँ सर, और आपका प्रोग्राम लगभग 6 महीने से लगातार फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बताइए सर, क्या सवाल है? सर इरेडा में शरद सर बताए थे जो इसको होल्ड करना चाहिए, तो मेरी 280 की बाइंग है, उनको सुन के मैं अभी तक होल्ड किया हुआ हूँ। कितने समय तक और होल्ड कर सकते हैं? लगभग 6 महीने और सर। 5-6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपका भाव जाके फिर टूट गया सर। हाँ सर, बीच में 265 गया था जी उसके बाद फिर से ये टूटने लगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ऊपर गया था, रिकवरी आई थी पावर सेक्टर्स में, इसमें भी अच्छी तेज़ी आई थी, खबरें भी यहाँ पर काफ़ी रहीं, लेकिन अब फिर से जो है थोड़ा नीचे आता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। इरेडा बहुत लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर सर, और अक्सर आपसे जब भी आप आते हैं इस शेयर पर ज़रूर बात होती है। पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में करीब 6-7% करेक्ट हुआ है ये शेयर। इनको, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो लोग हायर लेवल पर फंस गए हैं? 280 की इनकी खरीद है, नीचे गया, फिर ऊपर आया, 265 तक के लेवल देखे, फिर नीचे आ गया। इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर आपकी? जी, तो देखिए सब, अगर आप फंडामेंटली देखिए स्टॉक में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ऑपरेशनल रेवेन्यू हमें Q1 में ही 32% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। आउटस्टैंडिंग लोन बुक 34% बढ़ती हुई दिखाई दी है। NII आपको बेहतरीन 6 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखा है, और 45 करोड़ की फंड रेजिंग कंपनी कर रही है। देखिए स्टॉक में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बाजार में है, लिक्विडिटी फ्लो में है। मुझे अभी भी लगता है कि करीब 20, अगर आप देखेंगे तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का इसका एक सपोर्ट जोन है, जिसको इसने ब्रीच किया है इस वीक में, लेकिन उस तरह से नहीं ब्रीच किया जैसे इसको अगर गिरना था तो इसको गिर जाना चाहिए था। अभी भी मैं कहता हूं 230 रुपए के आसपास आप अपना बेस मान के चलिए, क्योंकि ये वो जोन है जहां से एक बड़ा मूव हमें जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिला था। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बाइंग है। जब तक ये जोन नहीं टूटता है तब तक मैं आपका शॉर्ट नहीं बनाऊंगा। तो 230 का एक बार स्टॉप लॉस रखिए। क्योंकि फंडामेंटली शेयर अच्छा है, तो आप देखिए जितने भी शेयर, मैं दर्शकों को बोलना चाह रहा हूं, जितने भी शेयर फंडामेंटली अच्छे हैं वहां स्ट्रॉन्ग अप्रूव अचानक से आएगा सर, और आपको एंट्री करने के मौके नहीं मिलेंगे। तो अगर आप हैं तो आप पोजीशन काट देंगे, इसके बाद स्टॉक में बड़ा मूव आ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली कहीं कोई दिक्कत नहीं है और स्टॉक इस तरह से गिर भी नहीं रहा है। अगर गिरना होता था स्टॉक को तो इसको ठीक ठाक गिर जाना चाहिए था, करीब गिरते गिरते 200 सवा 200 की रेंज में आ जाना, 200 की रेंज में आ जाना चाहिए, पर स्टॉक ऐसा हुआ नहीं। तो 230 का स्टॉप लॉस रखिए सर, बने रहिए। जैसे ही 240 के ऊपर चलना शुरू करेगा तब इसके अंदर एक बुलिशनेस आएगी, और मुझे अभी भी लगता है कि पोजिशनली अगर इसको एक क्वार्टर दिया जाए तो ये करीब 283 से 306, मतलब ऊपर 12 से 20% तक का टारगेट मुझे लगता है एक क्वार्टर दिया जाए तो बिल्कुल इसके अंदर सर पॉसिबल है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जो है जब मूव आएगा तो काफ़ी तेज़ी के साथ आएगा, तो अभी बने रहने की सलाह है आपका। वैसे भी अभी 5-6 महीने का नज़रिया है, तो बने रहिए सर। एक क्वार्टर की बात अब यहाँ पर कह रहे हैं शरद जी। राहुल जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर धन्यवाद, बहुत बड़ा फैन। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सवाल BEL एंड इरकॉन को लेकर था। अच्छा, इरकॉन के 777 शेयर है 313 के भाव पे, और BEL के 311 शेयर है 328.60 के भाव पे। चलिए, तो ये मेरा दोनों क्वेश्चन ये था कि कब एवरेज करना चाहिए इन दोनों शेयर पे? आप कितने समय तक होल्ड कर? 1 साल का। 1 साल का है, चलिए ठीक है। जो है आपने इरकॉन का क्या भाव बताया? 313 इरकॉन लिए रखे हुए हैं आपने, 253 पे चल रहा है, तो करीब 60-65 रुपये पर शेयर का आपको नुकसान इरकॉन पे हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें BEL की, तो यहाँ पर आपने 328 पे लिए हैं, तो आपको करीब 39-40 रुपये का पर शेयर का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं सर जिस पर कि हम पिछले 6 महीनों से 5 महीनों से लगातार बात कर रहे हैं। पहले लोगों को मुनाफे पे मुनाफा हो रहा था, और सब ज़्यादातर अब दर्शक फंसे हुए हैं, अब लोगों को नुकसान हो रहा है जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं।
अब बीईएल डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी, कल थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। जो एक ऑर्डर की खबर आई थी एचएल को लेकर के, अब जो है थोड़ी सी आज पिटाई हो रही है 2.5% नीचे। और इरकॉन में भी दबाव बना हुआ है। इरकॉन भी अगर हम देखें इस समय तो करीब 1.25% नीचे 253 का भाव है। यहाँ पर रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी सर? अब बिल्कुल आएगी सर। देखिए, अगर आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो आपको मोर और लेस एक बार गाइडेंस का समझ में आ जाता है। रिवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अभी भी बीएल में 15% का है। ऑर्डर इनफ्लो मैनेजमेंट को लगता है कि 25,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो है। ये सारी चीजें मार्जिन्स में परकुलेट होती हैं। टोटल ऑर्डर फ्लो इस साल करीब कंपनी को लगता है कि करीब 50,000 करोड़ का 2 साल में आता हुआ दिखेगा। अब देखिए, बीएल में आप करिए क्या, बीएल में आपको 281 से 285 के बीच में एक बेहतरीन सपोर्ट है। उस जोन में आप देखिएगा कि आपको एवरेज करना है नहीं करना है, आप कर लीजिएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव आना शुरू होगा। अगर इरकॉन को देखेंगे तो जो बेस बना हुआ है इरकॉन में वो करीब 250 से 260 का जोन है। 253 का भाव भी चल रहा है। ये जोन मुझे नहीं लगता है टूटना चाहिए। इस जोन में सबसे बड़ा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हुआ है। अगर ये जोन टूटता है तो हो सकता है 240 तक स्टॉक खिसकता हुआ एक बार आपको दिखाई देगा। बट मुझे लगता है कि इस जोन में जाकर के 250 के जोन में जाके स्टॉक को एक बार कंसोलिडेट होना चाहिए। तो देखेंगे सर, ये भी डिस्कशन करेंगे फर्दर। तो अभी आप 250 का भाव ही एवरेज के लिए मान करके चले, देखें उस जोन में कहां कंसोलिडेट होता है और उसके बाद ही वहां पर देखें। और बीएल में देखिए, मैंने आपको भाव बता दिया, 281 से 285 के बीच में आपको मिले, बिल्कुल बिंदास आप कंसोलिडेट करिएगा, वहां पर आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है सर। तो ये बीईएल को लेकर के, इरकॉन को लेकर के राय निकल के आई। और इसी तरह का एक सवाल केसी फूड जी का भी है और कह रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून, मेरा सवाल है आज ले लीजिए, मेरे पास एनएचपीसी इनके पास है सर, और ये 99.80 पर इन्होंने लिया हुआ है। इसके अलावा बीईएल और इरकॉन पे भी इनके पर सवाल है। तो इन दोनों के ऊपर तो उत्तर मिल गया है केसी फूड जी को। लेकिन एनएचपीसी पर बात कर लेते हैं। एनएचपीसी इन्होंने 99.80 यानी 100 रुपये पे लिया हुआ है और ये शेयर काफ़ी दिनों से थकाया जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, ना ऊपर की तरफ जो लक्ष्य लोग बात कर रहे हैं वो लक्ष्य भी नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? 100 रुपये पे ले रखे, 99.80 पे 98.25 का भाव, आधे % के आसपास की गिरावट है। आपकी टिप्पणी एनएचपीसी पर इस समय? बिल्कुल सर। तो देखिए, 92 रुपए का बेस है, जो बेस बन गया है सर, घबराने की जरूरत नहीं है। 92 रुपए पे कंसोलिडेशन बेस बना हुआ है, आप डबल बॉटम बना हुआ है। वो बेस दोबारा नहीं आएगा। अगर आता है तो बिल्कुल एवरेजिंग या बाय की अपॉर्चुनिटी आपको देगा। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा और आपको दोबारा, अगर आप 1 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर देंगे सर, तो करीब दोबारा हो सकता है आपको 110 से 115 की ट्रैजेक्टरी यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो 92 से 98 ये वो जोन है जहां पर कंसोलिडेशन है। 92 पर आप दोबारा ऐड कर सकते हैं सर। 92 पे एक बार दोबारा ऐड कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। और आरती साहू जी कह रही हैं वेरी गुड आफ्टरनून विपुल सर और सरस सर, हैव ए ग्रेट डे। आपका भी दिन मंगलमय हो आरती जी, और हमारे सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ हम यही हमारी कामना है। डॉनियर इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी के साथ सवाल बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और इन्होंने 145 रुपये की खरीद इनकी डॉनियर के ऊपर है। और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है डॉनियर पे वो 121 रुपये के आसपास का, करीब 1% पौने % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर डॉनियर के अंदर, क्योंकि सवाल पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अब 145 पे लिया हुआ है इन्होंने और अब भाव आ गया है 121, तो यानी ठीक ठाक नुकसान 20-25 रुपये का पर शेयर का इनको हो चुका है। एक महीने में करीब 11-11.25% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। क्या करना चाहिए अभी? जी, तो देखिए 112 से 121 अभी जो चल रहा है, यही वो भाव है जहां स्टॉक को कंसोलिडेट होना चाहिए। ये वो जोन था जो कि करीब जनवरी के बाद से पूरे साल का ब्रेकआउट जोन था, 112 से 121। तो इसी जोन में देखिए आपको दोबारा एक बार सपोर्ट मिलता हुआ स्टॉक में दिखाई देगा। और इसके बाद 112 के स्टॉप लॉस से आप बने रहेगा स्टॉक में, दोबारा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता 112 इसमें टूटेगा। जी, तो ये रहा डॉनियर इंडस्ट्रीज़ पर निकल करके आई है। और सुनी बरोड़े जी कह रही हैं कि विपुल सर प्लीज़ एचएल के बारे में बता दीजिए। और भी इनके सवाल हैं लेकिन अभी एचएल के बारे में बात कर लेते हैं। 4890 11 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 4890 पे। कल एक खबर आई सर, एक बड़ा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है डीएसी की तरफ से, जो है पूरे रक्षा क्षेत्र को लेकर के जो खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही एचएल को अलग से एक ऑर्डर मिला था बड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद शेयर चलता है, थोड़ा सा चलता है फिर थम जाता है। क्या अब इसकी उड़ान थम गई है? अभी 4819 के आसपास चल रहा है, पौने % से ज़्यादा की गिरावट एचएल के शेयर में। ठीक ठाक नुकसान में हैं ये, लेकिन क्या अभी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? शेयर इनके पास 11 पड़े हुए हैं। जी,
तो देखिए, ये मैनेजमेंट कमेंट्री में भी पहले डिस्कस हुआ था कि करंट ऑर्डर बुक ऑलरेडी 94,000 करोड़ की है, और एलसीए, मार्क 1 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट और डॉनियर एयरक्राफ्ट वगैरह से इनको ऑर्डर्स मिलने हैं। टोटल ऑर्डर करीब 160 से 170 करोड़ के आसपास अगले 18 महीने में इनको मिलने हैं। ये सब चीजें मैनेजमेंट ने पहले ही बताई थी जी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये मैं सभी दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ, जहां स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। देखिए, आप लोग सब अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, सब बेहतरीन स्टॉक्स है जो आप लोग पूछ रहे हैं। सबकी ऑर्डर बुक मजबूत है, ऑर्डर बुक अच्छी होती है तो टॉप लाइन बढ़ती है, मार्जिन बढ़ते हैं, वही शेयर प्राइस में रेप्लिकेट होते हैं। तो बिल्कुल एचएएल में बने रहिए साहब। 4500 का एक बेस ऑलरेडी बन चुका है, धीरे धीरे ये 5500 की तरफ जाएगा। 12% ऊपर का टारगेट है। डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मैंने क्लाइंट्स को बाय का रिकमेंडेशन दिया है 4500 के स्टॉप लॉस से 5500 के टारगेट के लिए। 5500 के टारगेट के लिए। इस बीच रेणु सिंघल जी कह रही है इरिडा के ऊपर 245 पे लिया हो। मैम थोड़ा सा पीछे गई होंगी ना, तो आपको मिल जाएगा ये इरिडा का सवाल का उत्तर। लेकिन तब तक आप बाकी कौन से शेयर दिए जा रहे हैं, उन पर क्या डिस्कशन हो रहा है, इस पर आप नज़र बना करके रखिए। कार्यक्रम में बने रहिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बार पीछे जा करके आप देखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। सवालों के जवाब लगातार हम दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अभी मुनाफे के सौदे का वक्त हो गया है। एक बार फिर से स्वागत है, नमस्कार आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का में। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम हर रोज लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में, और इसका विवरण, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप, बताइए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस शेयर पर नई कॉल इनिशिएट की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया गया है वो है एलजीबी ब्रॉस का, जिसे आप एलजी बालाकृष्ण के नाम से भी जानते हैं। ये एक फंडामेंटल कॉल है जिसका रिकमेंडेड प्राइस 1395 रुपये का है, यानी कि 1395 रुपये पर खरीद की सलाह आपको दी गई है। टारगेट प्राइस है 1620 रुपये का। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो आपको लंबी अवधि तक इसे होल्ड करना होगा। 18 सितंबर 2025 तक इसकी वैधता है, यानी कि आपको वैलिडिटी के हिसाब से 1 साल इसको होल्ड करना है, तब आपको 16% से ज़्यादा के रिटर्न इसमें मिलते हुए नजर आएंगे। चूंकि ये एक फंडामेंटल कॉल है इसलिए कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं सुझाया गया है, लेकिन टारगेट को आप ध्यान में रखिए। टारगेट है 1620 रुपये का। 16% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करके चलते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जिसमें आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से इस समय किस शेयर पर नई कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। तो ये तो हुई बात सौदा मुनाफे की और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि हैं छत्तीसगढ़ से हैं। मोहम्मद हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में किस जगह से बोल रहे हैं आप? सर नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। नारायणपुर बस्तर रेंज है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अभी बस्तर पर एक वेब सीरीज भी आई है हाल फिलहाल में, बस्तर के नाम से। जी 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 जी। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका आज? सर मैं शरद मिश्रा सर ही थे, सर आए थे, उन्हीं के कहने पर सर जुलाई में मैं मैक पावर सीएनसी लिया था सर। कौन सा सर? 1655 के भाव पर मैक पावर सीएनसी। अच्छा अच्छा, मैक पावर सीएनसी आपने, जी जी सीएनसी। अच्छा अच्छा, और किस भाव पे लिए हैं आपने? 1655 पे लिया हूँ सर। 20 शेयर लिया था शरद मिश्रा सर के कहने पे लिया था सर, और मार्च 2025 तक रुक सकता हूँ सर इसमें। चलिए, ये अच्छी बात है, लंबा आपका नजरिया है। 1655 पे लिया है, 1400 के आसपास शेयर चल रहा है, यानी कि करीब करीब 200-250 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। सर मैक पावर सीएनसी मशीन का शेयर इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि मैंने शरद जी के कहने पर लिया है। कोई स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया था क्या? सर 1150 का बताया गया था सर। 1150 करीब आए तो निकल जाएगा करके। लेकिन मार्च 2025 तक का सर का कहना था सर का कि मार्च 2025 तक 2300 भी जा सकता है सर। चलिए ठीक है, पूछते हैं। शरद जी, आप अपनी कॉल पर आज भी कायम हैं क्या सर? आप म्यूट हो गए सर। जी जी सर। मैं म्यूट हूँ क्या? अभी आ रही है आवाज आपकी, बहुत अच्छी आ रही है।
जी, तो बिल्कुल देखिए साहब, मैं बिल्कुल कायम हूँ इसके ऊपर। अगर फर्स्ट क्वार्टर में भी देखेंगे तो पहली बार कंपनी ने 50 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया, 24% वाई ग्रोथ दी है। बेहतरीन इबिडा, 95% वाई ग्रोथ इबिडा में है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है 2000 मशीन्स के आसपास। तो देखिए बिल्कुल स्टॉक में मुझे लगता है बने रहना चाहिए। देखिए एक कंसोलिडेशन बना हुआ है। मैंने करीब, ये मुझे याद पड़ता है 1248 के आसपास का भी स्टॉक दिया था, तो इसने हाई अपना 1727 ही बनाया था, तो मतलब 500 रुपए का मूव आया था। लेकिन जो टारगेट पे 2000 रुपए चाहता था वो नहीं आया। तो यहाँ पर स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। 1248 का इसका बेस बना हुआ है, वही आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, रिवाइज कर लीजिए स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। जैसे ही ये स्टॉक कहीं 1530 के ऊपर चलना शुरू करेगा, दोबारा 1730 और 2000 की तरफ चलना शुरू करेगा। अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन ऑर्डर बुक है। ये कंपनी डीआरडीओ से लेकर के और जितने भी एचएएल और सारी कंपनीज को के जो सीएनसी कंपोनेंट्स हैं उसको बनाती है, इसको बेसिकली मोल्डिंग करती है, और एक बड़ी कैपेसिटी है कंपनी के पास और एक निश प्लेयर है उस सेगमेंट में। तो मुझे लगता है बिल्कुल ऊपर की तरफ मेरा अभी भी 2000 और ऊपर की तरफ 2360 रुपए तक का भाव, और ऊपर की तरफ 2900 रुपए तक का भाव भी इंटैक्ट है, अगर मार्च तक का समय देंगे सर वो। मार्च तक का समय अगर आप देंगे तो। और वैसे भी सर ये 2025 तक कह ही रहे हैं, तो बिल्कुल जो है रुक सकते हैं और आपको फॉलो करते हुए ही यहाँ पर जो है वो निवेशित हैं। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो कहाँ से आया है। ना के नाम से, NAA के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने भेजा नहीं है हमें। कह रही है हेलो सर, सरस सर इज़ माई फेवरेट, आई एम विनीता फ्रॉम भूटान। अच्छा नाम बताया हुआ है, माफ़ कीजिएगा विनीता जी। और कह रही हैं कि BDL के 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1545 रुपये के भाव पर, इनके पास 10 शेयर पड़े हुए हैं। जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो भूटान से हमारे पास सवाल आया है सर ये। और अभी जो है रक्षा क्षेत्र के बारे में कई सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की, BDL रह गया था, उस पर सवाल आ गया। 1311 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1-1.25% के आसपास का नुकसान इनको नुकसान आज देखने को मिल रहा है। 1545 पे लिए हुए हैं, अब 1311 का लेवल है। यहाँ पर भी वही रणनीति रहेगी या आप कुछ बदलाव करेंगे आप? बिल्कुल वही रणनीति रहेगी साहब। 1225 का देखिए, अगर पिछले आप 5 वीक में देखिए, इनफैक्ट 4 वीक में, तो 1225 का एक बेस ऑलरेडी बन चुका है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 1330, 1350 ये एक सप्लाई जोन है, बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल परेशान न होइए मैडम आप। 1225 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, केवल रोज देखने की जरूरत नहीं है। आप 1225 नहीं टूटना चाहिए, और टूटेगा भी नहीं फॉर दैट मैटर। कंपनी का ऑर्डर बुक बेहतरीन है। जो भी आप लोग देखिए, दर्शक शेयर पूछ रहे हैं विपुल जी, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। इस वक्त लिक्विडिटी फ्लो वैसा नहीं है जो कि चले हुए स्टॉक्स में आए, तो बिल्कुल बने रहिए। जैसे ये 1330 का 1350 का लेवल टूटेगा, आपको दोबारा 1600 1650 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल 1250 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड कीजिए। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल होल्ड कीजिए। अनवर शेख साहब 1225, 1225, ठीक कोई बात नहीं, 1225 सही कर लेते हैं। 1225 के भाव पर जो है आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस बीच अनवर शेख साहब कह रहे हैं मेरा सवाल तो आज लिया। अनवर शेख साहब सवाल आपको दोबारा भेजना पड़ेगा, और दोबारा सवाल भेज दीजिए ताकि जो है आपका सवाल ले लिया जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ लोग एक साथ सवाल भेजते हैं तो जो है कई बार मिस हो जाता है। लेकिन अच्छा, अनवर शेख साहब का सवाल मिल गया। शेख साहब अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है जुपिटर वैगन को लेकर के, वो आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, प्रीमियर एनर्जी, इसको हालांकि मैं सोच रहा था कि वाक्य IPO सेगमेंट पे डिस्कस करें, लेकिन उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं सर। 943 पे इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या करें इनमें आगे। सर जब शेयर लिस्ट हो जाए ना, तो कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि सेकेंडरी मार्केट से उसमें खरीदें। अब 100% प्रीमियम पर शेयर लिस्ट हुआ, फिर भी आपने सेकेंडरी मार्केट पे इसमें जो है एंट्री कर ली, तो ये तरीका थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, खतरों से खेलने वाला होता है। लेकिन हाँ, आज जो है 11.5-12% ऊपर है, काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को। कब लिया आपने? आज ही लिया है क्या अनवर साहब? और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया 5 साल का, क्या करें इनमें आगे? तो क्या सलाह रहेगी सर आपकी? प्रीमियर एनर्जी पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, बहुत लोगों ने बेचा नहीं है, बहुत लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से एंट्री ली है। तो देखिए, मुझे याद पड़ता है अभी संदीप ग्रोवर जी से मेरा डिस्कशन हो रहा था शायद मंडे को, तो उन्होंने बोला था साहब क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा 803 का लो है, वही लो पे स्टॉप लॉस ला के खड़े हो जाइए सर, क्योंकि IPO को लिस्ट होने के बाद ट्रेड करने का यही कोई तरीका है, स्टार्टिंगली कुछ होता नहीं है। तो देखिए 803 का स्टॉप लॉस काम कर गया, और 940 के बाद स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है।
क्योंकि जिस तरह की कंपनी है विपुल जी, हम लोगों ने डिस्कस किया था आईपीओ के अंदर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बिजनेस का है, सोलर सेल बनाती है कंपनी, 6,000 करोड़ की बेहतरीन ऑर्डर बुक है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर देखें तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है इस बिजनेस के अंदर, और जिस तरह की ऑर्डर बुक है वो आने वाले समय में भी मार्जिन में परकुलेट होती हुई दिखाई देगी। तो आपने देखा होगा कि टाटा टेक्नोलॉजी के बाद सबसे बड़ी इसके अंदर बोली लगाई गई है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, अगर किसी ने वो शो सुना होगा और 803 के स्टॉप लॉस से बना होगा, तो 940 का भाव इसके अंदर पहुंच गया है। अब स्टॉप लॉस में रिवाइज नहीं कर सकता, 803 पर ही रखूंगा, क्योंकि अब खतरा हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस यहाँ रिवाइज होता है तो सर जिसने लिया है वो बिल्कुल बना रहे। जी, तो जिन्होंने लिया हुआ है वो बने रहे, सलाह निकल के आ रही हुई है। और बहुत सारे लोगों के सवाल जो है प्रीमियर एनर्जी पर निकल करके आ रहे हैं और बहुत सारे हाल फिलहाल की लिस्टिंग पर सवाल निकल के आ रहे हैं। ये सवाल आप थोड़ी देर में वाकई आईपीओ सेगमेंट में पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस बीच 950 करीब से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो रफ्तार दर्शकों की थोड़ी धीमी है। आप लोग तेज़ी के साथ जो है हमारे इस लिंक को अपने जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के उसमें फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाइए, चाहे अपने दोस्त हों, कलीग हों, परिवार के लोग हों, ताकि इस कार्यक्रम की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हो सके और जो जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है उससे लोग बच सकें और मनी 9 का परिवार और ज़्यादा विस्तार लेता हुआ दिखाई दे। कोचिन शिपयार्ड पे अगला सवाल है, घनश्याम यादव जी पूछ रहे हैं। नमस्कार कह रहे हैं विपुल सर और शरद सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है यादव जी। कोचिन शिपयार्ड के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं 2490 रुपये के भाव पर, कह रहे हैं कि 102 साल का व्यू है। तो लंबी अवधि का जिनका व्यू है, शरद जी ने लगातार वो कह रहे हैं कि इन सब कंपनियों में फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वैल्यूएशन को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के थोड़ा सा एक कंसर्न है कि पैसे अब यहाँ पर उतने नहीं आ रहे हैं, दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहना चाहिए, लेकिन क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या नज़रिया, क्या स्टॉप लॉस होंगे, इसके लिए हम चलते हैं। सर जैसे जो आपका व्यू है, क्या कुछ सलाह रहेगी? कोचिन शिपयार्ड पे 1920 के आसपास चल रहा है, नजरिया इनका अच्छा है, 2 साल के आसपास होल्ड कर सकते हैं घनश्याम जी। बिल्कुल लेकिन होल्ड कीजिए सर, आप 1638 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपका 2 साल का नजरिया है, और बिल्कुल बने रहिए। देखिए पहले भी इस शेयर को लेकर के काफी डिस्कशन हो चुका है। अगर आप कंपनी को भी देखेंगे तो कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, बेहतरीन ऑर्डर बुक है कंपनी के पास और एक अच्छी ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई है। मुझे नहीं लगता कि इधर कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी ने बेहतरीन 709 करोड़ के आसपास का टर्नओवर दिया है, 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। क्या चाहिए सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67% स्टैंडर्ड बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद अगर स्टॉक नहीं चल रहा है तो ये केवल लिक्विडिटी का इशू है और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है 1638 पे स्टॉप लॉस बनाइए। ये इस तरह के मार्जिन स्टॉक के चलते रहेंगे और आने वाले समय में, अभी कुछ समय में हो सकता है आपको 3100 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाए। 1-1.5 क्वार्टर का समय दीजिए, 1-1.5 क्वार्टर का समय दीजिए सर, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। अगले दर्शक हैं ऋषिकेश जी हमारे साथ, और ऋषिकेश जी जो हैं गुवाहाटी से। ऋषिकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मैं आपका डेली देखता हूँ। थैंक यू सर ऋषिकेश जी। और आप बड़ी खूबसूरत जगह से हैं सर, बड़ी शानदार जगह है और जो व्यक्ति भी जाता है बड़ी तारीफ करता है। कैसा मौसम हो रहा है गुवाहाटी में अभी? ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत बारिश भी आता रहता है बीच बीच में। आप बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? सर मेरा KPI ग्रीन का 127 शेयर था 945 थी, मैं बहुत लॉस में हूँ। अच्छा 945? हाँ 945 एवरेज पे 127 शेयर थे। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं 3-4 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 3-4 साल? हाँ चलिए, लॉन्ग टर्म नज़रिया आपका यहाँ पर है। KPI ग्रीन एनर्जी 945 पे आपने लिए हुए हैं और करीब करीब यहाँ पर आपको 55-56 रुपये पर शेयर का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सर 5-6 हज़ार रुपये के नुकसान पे हैं यहाँ पर ये, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि नज़रिया काफ़ी लंबा है इनका और 2-3 साल यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। सुस्ती रही है पिछले 1 महीने में, करीब 9% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है 6 महीने में। 1 महीने के अंदर ही काफ़ी शानदार रैली रही और 1 साल जो है करीब 211% का रिटर्न दिया, लेकिन अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वापस अपने हाई लगाएगा? जी देखिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी का और पहले से स्टॉक प्राइस पे डिस्काउंटेड था परफॉर्मेंस। रेवेन्यू देखिए, अगर आप YY 83% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, फर्स्ट क्वार्टर में भी 20% के आसपास रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। EBITDA 86% YY और 37% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से EPS पे YY
करीब 80% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है। आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा पावर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, एक अच्छी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज है कंपनी के पास। तो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आप अगर लंबी अवधि के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। आपका स्टॉप लॉस बनता है 835 के आसपास। 835 के नीचे मुझे जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि 835 से खिसकना चाहिए। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली उसी बेस से ऊपर की तरफ स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पहला टारगेट ऊपर की तरफ 1100 रुपए है। तो मुझे लगता है बिल्कुल साहब आप बने रहिए, इसको 1-1.5 क्वार्टर का समय दीजिए, अगला क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए। अगर उसके अंदर एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है कंपनी के अंदर, बिल्कुल स्टॉक प्राइस आपको दोबारा 1100 के पास दिखाई देगा। अदरवाइज 835 तोड़ेगा, तब आप पोजीशन काटिएगा। ठीक है सर, तो ये सलाह फिलहाल केपीआई ग्रीन को लेकर के निकल करके आ रही है। और इस बीच एक सवाल सबीहा सैयद जी का कर लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। कह रही सर प्लीज़ आज सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया गया है। कह रही है गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून शरद सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम आपको भी। और कह रही टाटा टेक को आईआरबी इंफ्रा दोनों का टारगेट और टाइम पीरियड बता दें प्लीज़, कब तक वेट करना है। 1053 पे इन्होंने टाटा टेक ले रखा है और इन्होंने आईआरबी इंफ्रा 69 रुपये के आसपास खरीद रखा है। दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहते हैं। जी, तो देखिए आईआरबी इंफ्रा बिल्कुल आप इसके अंदर होल्ड कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एक बेस इसके अंदर बना हुआ है स्टॉक के अंदर कहीं 57-58 रुपए के आसपास। उस जोन को स्टॉक को नहीं तोड़ना चाहिए या उस जोन पे आके स्टॉक को कंसोलिडेट होना चाहिए। इसके बाद ही इसमें अप ट्रेंड एक बार देखने को मिलेगा। अगर टाटा टेक्नोलॉजीज को देखें तो ये मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। मुझे याद पड़ता है लास्ट शो में मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज और जेएम फाइनेंशियल को डिस्कस किया था चुन के में। जेएम फाइनेंशियल में डिसेंट 100 रुपए का डिस्कस, 130 रुपए का भाव, उसमें 30% ऑलरेडी मूव आ चुका है। टाटा टेक्नोलॉजीज का टारगेट ऊपर की तरफ फिर 1136 और 1248 है। फंडामेंटल रीजन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट टाइम कर चुका हूँ। देखिए साहब 1136 के टारगेट, 1248 के टारगेट के लिए बेस है 1022। बिल्कुल बने रहिए, इस पे बड़ा मूव आने की तैयारी है।